Hello friends, today we are going to discuss an important topic of chapter chemical bonding, that is Vesper theory. वेस्पर थ्योरी हमें बताती क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेस्पर थ्योरी आई क्यों थी। कोई भी थ्योरी जानने से पहले उसका आने का वजह पता होनी चाहिए। तो वेस्पर थ्योरी आई क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ा है हम लोगों ने, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो जो दो टॉपिक थे उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हुए कि वेस्पर थ्योरी मॉडिफाइड थ्योरी है, जो उसकी हमें ड्रॉबैक्स थे वो जानने, और वेस्पर थ्योरी क्यों आई ये पता होना चाहिए सबसे पहले। वेस्पर थ्योरी दी किसने? इसका जो कोरिलेशन था ज्योमेट्री एंड शेप के बीच में, वो हमें दिया था रियूटेरो सुचीडा ने। लेकिन वेस्पर थ्योरी को बोला किसने? एक लेक्चर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया सिडविक एंड पोवेल ने, उन्होंने वेस्पर थ्योरी को पूरा डिटेल में बताया था। वेस्पर थ्योरी हमें बताती क्या है? किसी भी शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, और हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता था? हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की बताता था। अब हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री, आप सोच रहे होंगे ज्योमेट्री और शेप में फर्क क्या है? ज्योमेट्री में ही हम शेप को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ज्योमेट्री है जो वहां पे हम अरेंजमेंट ऑफ बोन पेयर एंड लोन पेयर दोनों पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्पर थ्योरी में हम सिर्फ शेप जानेंगे, शेप मॉलिक्यूल की। ऐसा क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन हमें वहां से सब मॉलिक्यूल की शेप नहीं पता चली कि वेस्पर थ्योरी को आना पड़ा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते थे, फॉर्मूला था एक Z इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं लिख लेता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला, क्योंकि ये पता होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या ड्रॉबैक था, तभी हम वेस्पर थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते थे किसी भी मॉलिक्यूल की, ये फॉर्मूला था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो शेयरिंग एक एटम है उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही शेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो एक एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, आपने पढ़े। और जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, अब सबसे कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? इनर वाली शेल से बॉन्ड बनाने जाएगा या बाहर वाली शेल से? बाहर वाली शेल का जाएगा, क्योंकि ज्यादा इजी बाहर से है। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? जो किसी भी पार्टिसिपेट या इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने में हेल्प करे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेंट्रल एटम क्या है ये भी कहीं उनको नहीं पता होगा। सेंट्रल एटम क्या होता है? जैसे H2 वाटर का फॉर्मूला, वहां पे सिंगल एटम है ऑक्सीजन का और 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन जो है वो एक सिंगल एटम है। जहां पे भी मिनिमम एटम देखेंगे ना किसी भी मॉलिक्यूल में, वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे NH3 है, NH3 में 3 हाइड्रोजन के एटम है और नाइट्रोजन का 1, तो मिनिमम किसके? नाइट्रोजन के, तो वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। और मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं? जिनका वैलेंसी 1 हो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जिनका 1 हो। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है। तो ये हमारे पास ऐसे हम निकालते थे। अब जैसे सिर्फ 3 एग्जांपल्स लूंगा मैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या जरूरत पड़ गई थी हमें वेस्पर थ्योरी की। 3 एग्जांपल्स ली, जैसे CH4, NH3 एंड हम लेते हैं H2O। इसका अगर हम Z निकालेंगे, हाफ ऑफ कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा हुआ? कार्बन में कम एटम्स है, यानी सेंट्रल एटम इसी को कंसीडर करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 6 एटॉमिक नंबर है, यानी 2 4। तो 4 इसमें आ गए क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज है नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट था तो 4 है, मतलब इसका क्या आएगा? 8/2 4। NH3 का जब हम निकालेंगे 1/2, NH3 में भी सिंगल एटम नाइट्रोजन है, यानी सेंट्रल एटम इसी को कंसीडर करेंगे। तो नाइट्रोजन का क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, यानी 5 प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है नहीं, फिर से मोनोवैलेंट एटम 3 है। यहाँ पे भी हमारे पास 8/2 जब किया तो 4 आया, दोनों का सेम आया। वैसे ही हाइड्रोजन का भी 1/2, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एटम है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में,
तो ऑक्सीजन को जब हम लेंगे इसका क्या होता है 8 एटॉमिक नंबर 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2 है। तो ऐसे हमारे पास जब हमने हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते थे तो देखो 3 मॉलिक्यूल्स अलग अलग है और इनमें जो है ये जो आंसर आ रहा है ये सबका 4 आ रहा है। तो 4 आपने पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 sp3 ज्योमेट्री होती है इनकी। तो sp3 जब आया हमारे पास तीनों का यानी टेट्राहेड्रल, तो sp3 जब हमारे पास आया इनमें हमने देखा कि CH4 की शेप अलग आ रही थी, NH3 की शेप अलग आ रही थी और इसमें जो शेप थी वो अलग आ रही थी, लेकिन ज्योमेट्री तीनों की सेम थी। यानी अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्री हम क्या इसमें ज्योमेट्री किसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ बोन पेयर एंड लोन पेयर, मैंने पहले भी बोला था। और जो शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल है वो वेस्पर थ्योरी बताता है, हमें खाली शेप देखना है, शेप में खाली हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ बोन पेयर, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे और जो Z हमारे पास आता है ना Z क्या होता है, Z होता है लोन पेयर प्लस बोन पेयर का सम, ये हमारे पास Z होता है। तो Z तीनों का सेम आया था। यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड्स थे यानी हाइड्रोजन इसकी ऐसी ज्योमेट्री बन रही थी। यहाँ पे लेकिन 3 बॉन्ड्स थे नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन। तो एक क्या था लोन पेयर और बोन पेयर का सम होता है, तो एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर था। वैसे ऑक्सीजन जब हमने लिया इसके साथ हाइड्रोजन 2 थे और 2 लोन पेयर थे, क्योंकि आंसर 4 आया था। तो यहाँ पे जो लोन पेयर आए ना इसकी वजह से हमें कुछ रिपल्शन देखने को मिली, क्योंकि जो इस CH4 में जो एंगल बनता है ना टेट्राहेड्रल में, ये हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा है वो 109 डिग्री टू 28 मिनट, ये ऐसे इसका एंगल होता है। तो इसका जो ये जो लोन पेयर हमारे पास मिले ना कुछ मॉलिक्यूल्स में, उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल में रिपल्शन हुई, इसके और इसके बीच में कुछ ज्यादा रिपल्शन हो गई, जिसकी वजह से इसका जो एंगल है ना वो बेंड हो गया, थोड़ा एंगल कम हो गया इनके बीच में। तो उससे हमें क्या एंगल जब कम हुआ तो इनकी शेप चेंज हो गई। तो हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी थ्योरी जो थी वो नहीं बता सक रही थी कि इनका शेप क्या था। फिर हमारे पास वेस्पर थ्योरी आई थी, ये हमें सबकी शेप मॉलिक्यूल की हमें बता रहा था वेस्पर थ्योरी। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का जब ड्रॉबैक आया तब हमारे पास वेस्पर थ्योरी आई, जिसने मॉलिक्यूल की शेप्स बताई। फिर इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप चेंज हो गई और ये कैसी बन गई, ये शेप ऐसी है कुछ, मतलब ये ऐसे होती है या पिरामिड जैसी दिख रही है ना, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल पिरामिडल, मतलब शेप चेंज हो गई और इसकी वी शेप, बेंड शेप और एंगुलर शेप इसको बोलते हैं। तो तीनों की शेप चेंज हो गई। अब इस पर 4 मेन पोस्टुलेट्स से जो आपको याद रखने हैं, उसी में सारे कवर हो जाते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा के आप और 10 पोस्टुलेट्स भी बना सकते हो। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट था द एग्जैक्ट शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वो बॉन्डेड भी हो सकता है, नॉन बॉन्डेड भी हो सकता है अराउंड द सेंट्रल एटम। क्या बोला इंग्लिश में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो डिपेंड करेगा किस पे, जो शेप है मॉलिक्यूल की, शेप है जो मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड करेगी कि इस पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप्स के होते हैं, या लोन पेयर या बोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लोन पेयर में भी 2 होते हैं और बोन पेयर में भी 2 होते हैं। तो यहाँ पे शेप हमें कैसे पता चल रही कि मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड कर रही कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे, यानी लोन पेयर और बोन पेयर उसके कितने हैं। लोन पेयर की वजह से तो रिपल्शन हो गई, लेकिन जब हम शेप देखेंगे ना मॉलिक्यूल की, किसी भी शेप निकालनी होगी तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, खाली इसकी शेप देखेंगे बोन पेयर की। तो इससे हमें शेप का ये पता चल रहा था सेंट्रल एटम के अराउंड कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या लोन पेयर कितने रहेंगे, वो शेप बताता था। सेकंड पोस्टुलेट क्या था इस थ्योरी का, सेकंड पोस्टुलेट ये था इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना टेंड्स टू रिपेल ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्लाउड्स जो उसके होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये हम बोलते हैं क्योंकि लोन पेयर ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज के बराबर होता है, वेस्पर थ्योरी बता रही थी। और ये एक चीज और याद रखना, 1 लोन पेयर अगर आएगा ना तो 2.5 डिग्री का फर्क पड़ता है उसमें, किसका, रिपल्शन में। अगर लोन पेयर आएगा तो इतना एंगल कम हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम नेगेटिव चार्ज के बराबर कंसीडर करते हैं। तो इससे क्या हमें पता चला सेकंड पोस्टुलेट से कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते थे।
रिपेल करते थे, जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाती थी। थर्ड पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। थर्ड पॉस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑलवेज ट्राई टू ऑक्युपाई सच पोजीशंस व्हिच कैन मैक्सिमाइज डिस्टेंस एंड मिनिमाइज रिपल्शन। ये क्या बोला मैंने, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो हमेशा एक दूसरे को ऐसी मतलब पोजीशन लेना चाहेंगे मॉलिक्यूल में कि वो एक दूसरे को डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा हो और रिपल्शन कम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो, एक अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो जितना नजदीक है उतना ज्यादा रिपेल करेगा। जो जब ज्यादा रिपेल करेगा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी एक मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए वो लोन पेयर या जो भी बॉन्ड पेयर है वो तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया, तो इसलिए वो ऐसी अपनी पोजीशन ले लेते हैं मॉलिक्यूल में कि वो अपने मतलब डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा हो। जब इतने इतने दूर रखेंगे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो रिपेल कम करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। और ये था मतलब मेन था एक इसका पॉइंट वेस्पर थ्योरी का कि लोन पेयर जो है वो सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। लोन पेयर उससे कम रिपेल करते हैं और बॉन्ड पेयर उससे कम रिपेल करते हैं। तो लोन पेयर क्यों ऐसा क्यों था? लोन पेयर क्यों एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं? क्योंकि लोन पेयर का साइज बॉन्ड पेयर से ज्यादा बड़ा होता है। क्योंकि लोन पेयर आप खुद सोचो, अगर NH चाहिए, नाइट्रोजन है, जैसे ये था नाइट्रोजन, ये फ्रीली है इसके ऊपर, ये किसी के साथ मतलब इसके नाइट्रोजन के साथ तो कांटेक्ट में है लेकिन और किसी के साथ नहीं है। जबकि बॉन्ड पेयर है ये बेचारा दो के बीच में फंसा हुआ है, दो के साथ, तो इससे उतनी स्पेस नहीं ले पा रहा है अपनी, मगर ये फ्रीली है, ये ज्यादा स्पेस में, यानी इसका साइज बड़ा होता है किससे? बॉन्ड पेयर से। तो इसलिए जब साइज बड़ा था तो ये जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, उतनी ज्यादा उसमें पावर इंटेंसिटी उसकी की वो रिपेल कर सके। तो लोन पेयर में इसलिए सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होगी। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? हम वेस्पर थ्योरी क्यों पढ़ रहे? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए पढ़ रहे। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला? जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, जैसे CO2 होता है, मान जैसे CO2 लिया हमने, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो सेंट्रल एटम कार्बन को लेते हैं 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम ऑक्सीजन नहीं था तो मतलब 4 ही आएगा। तो इसका क्या आया? 4/2 2, यानी 2 होती है लीनियर, जिसका Z2 आता है ना वो लीनियर होती है यानी sp। तो इसमें ऐसे बनना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे कार्बन ये ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये सबको पता है क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाता है, लेकिन हम इसको वेस्पर थ्योरी की जैसा अगर मानेंगे, हम ट्रीट कैसे करते हैं? सिंगल बॉन्ड की तरह ही, हम डबल बॉन्ड नहीं मानेंगे इसको, तो क्योंकि हम खाली शेप ही देख रहे हैं, तो इसको हम डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करते हैं CO2 को। इसको हम यानी आप ये मान लो, क्योंकि आपको एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड है ना तो इसमें हम इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है, यानी सब में एक सिग्मा है। यानी ये याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि हम खाली सिग्मा बॉन्ड को लेके शेप निकालते हैं। तो CO2 होता तो डबल बॉन्ड है इसमें, यानी 4 बॉन्ड से यहाँ पे 4 आना चाहिए था आंसर, यहाँ पे 4 आना चाहिए, या अगर 4 नहीं आया तो लोन पेयर होने चाहिए थे इसके ऊपर, मगर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम शेप निकाल रहे, तो 2 जो आंसर आया हम ऐसे ही इसको लेंगे, मगर एक्चुअल में ये नहीं होता है, एक्चुअल में डबल इसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, मगर शेप के लिए हम इसको ऐसे ही करेंगे ताकि ये शेप हमें पता चल गई, लीनियर आई। तो ये थे हमारे वेस्पर थ्योरी के 4 पोस्टुलेट्स। कुछ रूल्स है, अगर मतलब वेस्पर थ्योरी के कुछ रूल्स थे, अगर लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं है, जैसे इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप हमेशा मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप मिल रही थी sp3, तो वो हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री हमें मिल रही थी sp3, वो शेप सेम रहेगी, इसमें शेप भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है, रिपल्शन किसी की वजह से हुई नहीं, तो उसकी वजह से शेप तो इसकी वही रही ना। और अगर लोन पेयर आ रहा है बाकी हर जगह, तो वहां पे रिपल्शन होगी और रिपल्शन से इतना डिग्री एंगल कम हो जाता है, जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है। और अब हमें क्या पता चला? अलग अलग मतलब हमारे हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था, अलग अलग आए थे हमारे पास एंगल जो थे
वो अलग अलग आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें रिपल्शन मिली उन लोन पेयर की वजह से। ये याद रखना, लोन पेयर की वजह से हमें रिपल्शन मिली, जिसकी वजह से शेप चेंज हुई, और शेप निकालने के लिए हमें वेस्पर थ्योरी आई थी किसी भी शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल जानने के लिए। और शेप्स आगे बहुत सारी है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगी। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर शेप्स। तो वेस्पर थ्योरी की ये पोस्टुलेट्स थे। तो बस अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।